अच्छा बेटा, तो ग्रोथ रेट ऑर्डर में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने उस वाली टर्म को पिक करना होता है जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट से क्या मुराद है कि अगर आप यहाँ पे एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वो वाली टर्म जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होनी चाहिए, सबसे हाईली इफेक्ट होनी चाहिए, यानी वहाँ पे एन का चेंज सबसे ज़्यादा आ रहा होता है और वो सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रेटर फॉर्म में आ रहा होता है। देखिए एन का चेंज हमारे पास दो तरह से आ सकता है, एक ग्रेटर फॉर्म में और एक लोअर फॉर्म में। कैसे? फॉर एग्जांपल बेटा, मेरे पास एक एल्गोरिदम है, उसके अंदर दो टर्म्स आ रही हैं, एक टी ऑफ एन इज इक्वल टू सी वन ऑफ एन की पावर टू, और एक सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड टर्म आ रही है बेटा मेरे पास सी टू लॉग ऑफ एन। अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखें तो इन दोनों टर्म्स में अगर आप n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपको दोनों टर्म्स के अंदर ही n जो है वो हाईली डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा, यानी दोनों टर्म्स जो है वो हाईली इफेक्ट कर रही होंगी n की वैल्यूज के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको आपको एक्सप्लेन करूं, लेट्स से मेरे पास ये n है, मेरे पास ये c1 की वैल्यू हम छोड़ देते हैं, कांस्टेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। c ऑफ एन स्क्वायर है कि एन स्क्वायर कैसे इम्पैक्ट करेगा, और फिर मेरे पास यहाँ पे लॉग ऑफ एन है। ठीक हो गया? अब अगर आप देखें, जब आप यहाँ पे एन की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बेटा क्या आता है हमारे पास 1, यानी कॉस हमारे पास 1 आई है। और जब आप 1 का लॉग एन लेंगे और ये आपने बेस 2 के साथ लेना है। लॉग एन बेटा दो तरह से होता है आपके पास, एक बेस 10 के साथ होता है और एक बेस 2 के साथ होता है। जब आप मैथ में लॉग को यूज करते हैं तो वहां पे आप यूज करते हैं बेस 10, और जब आप कंप्यूटेशंस की बात करते हैं या कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो वहां पे आप हमेशा लॉग बेस 2 यूज करते हैं। तो लॉग बेस 2 अगर आप एन लेंगे तो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। अब अगर मैं एन की वैल्यूज बढ़ाता जाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने एन की वैल्यू यहाँ पे कर दी, इसके बाद 8। अच्छा, जब आप एन की वैल्यू 8 सपोज करेंगे बेटा तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो इंक्रीज फॉर्म में आएगा, हाईली इंक्रीज फॉर्म में आएगा। यानी अगर आप 8 का स्क्वायर लें तो ये आपके पास 64 बनता है, यानी आपने सिर्फ 7 एलिमेंट्स बढ़ाए हैं लेकिन कॉस्ट में आपके पास 63 का इंक्रीमेंट आ चुका है। और जब आप लॉग बेस टू एन यानी यहाँ पे लॉग ऑफ 8 कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। ठीक हो गया? इसी तरह लेट से अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ाता जाऊं, यहाँ पे मैं 16 ले लूं तो मेरे पास 16 का स्क्वायर कोई हाईली जो है वो कोई ग्रेट वैल्यू आएगी, लेकिन जब मैं इसका लॉग इन देखूंगा बेटा तो मेरे पास जो लॉग इन आएगा वो 4 आएगा। ठीक हो गया? अब अगर आप इसको देखें तो ये जो है ये इंतहाई बिलो फॉर्म में, यानी देखें यहाँ पे 16 आपने कर दी, यानी डबल वैल्यूज कर दी हैं। यहाँ पे इम्पैक्ट क्या आया? यहाँ पे इम्पैक्ट 4 का आया है। यहाँ पे आप स्क्वायर लेते जा रहे हैं तो यहाँ पे इम्पैक्ट जो है, यानी आप जो वैल्यू सपोज करेंगे आपने उसको मल्टीप्लाई बाय सेम अगेन आपने करना है, यानी यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू बनेगी बेटा वो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 बनेगी। तो दोनों में इम्पैक्ट जो है वो ग्रेट आ रहा है, लेकिन अब इन ग्रेट इम्पैक्ट्स में से हमने किस इम्पैक्ट को उठाना है जो वर्स्टली ग्रेट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप लॉग इन को देखें तो ये इसका ये इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा कर रहा है लेकिन ये बेनिफिशियल इम्पैक्ट कर रहा है। यानी देखें मैंने 8 से 16 आइटम किए हैं यहाँ पे, यानी नंबर ऑफ इनपुट्स मैंने डबल किए हैं, लेकिन कॉस्ट में कितना इंक्रीज आया? सिर्फ 1 का इंक्रीज आया है। मैं आपको जरा लॉग ऑफ एन भी क्लियर करता चलूं कि लॉग ऑफ एन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं बेस 2 के साथ। मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, आपने इसको इस फॉर्मूलाज को मैट्रिक इन द स्टडी किया होगा। आपने मैट्रिक में देखा होगा कि अगर आपके पास एक, या अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो पीएससी में डबल कंप्यूटर के साथ है तो वहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन को देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मार्कर कहाँ से लेते हैं इसका, ये आपने बेटा एक फॉर्मूला देखा होगा
लॉग ऑफ, अगर आपके पास a की पावर x हो और आपसे कहा जाए कि आपने इसका लॉग जो है वो रिमूव करना है, तो आप इसका लॉग कैसे रिमूव कर सकते हैं? अगर किसी बच्चे को याद है तो वो मैसेज के थ्रू ज़रा बताए कि अगर आपके पास एक इस तरह की इक्वेशन हो, यहाँ पे लॉग ए की जगह आप 2 सपोज करें कि लॉग बेस 2 के साथ है, यानी अगर आपने किसी एक्स वैल्यू का लॉग फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपने यहाँ से लॉग को रिमूव करना होता है, तो इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आप क्या करें, एक्स यानी एक्स जिसका आपने लॉग फाइंड करना है इज इक्वल टू ए की पावर आप बी कर दें आप। तो आप इस तरह लॉग को जो लॉग जो भी आपके पास लॉग की वैल्यू है आप उसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास लॉग बेस 2 ऑफ 8 है, तो मैंने क्या करना है फाइंड, मैंने यहाँ पे इसका लेट्स से यहाँ पे कोई वैल्यू है, मैंने इसको वो फाइंड करके देनी है लॉग ऑफ 8। मैं इसको कैसे फाइंड कर सकता हूँ बेटा? 2 इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा और आपने यहाँ पे फाइंड करनी है इसकी पावर, कि यहाँ पे आप क्या पावर यूज करेंगे कि आपके पास यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो अगर आप देखें 2 की पावर 3 क्या होती है 8, तो आप कह सकते हैं कि log ऑफ 8 जो है वो किसके इक्वल होगा, वो 3 के इक्वल होगा। यानी बेसिकली आपको इसकी 2 की पावर कैलकुलेट करनी होती है। तो अगर आप log ऑफ 8 इज इक्वल टू 3 करेंगे तो अब आपका जो log का वैल्यू है, जो आंसर है, वो सॉल्व हो चुके हैं। इसी तरह अगर आपके पास log ऑफ 264 है और आपने यानी log ऑफ 64 है और आपने यहाँ पे इसका आंसर बताना है, तो आप इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे? 64 इज इक्वल टू 2 की पावर, आपने वो वैल्यू बतानी है 2 की पावर जिसका आंसर आप यानी अगर उसको 2 की पावर के साथ अगर आप सपोज करें तो उसका आंसर जो है वो 64 बनना चाहिए। तो आई थिंक अगर आप 2 की पावर 8 ले लेंगे, यानी अगर आप यहाँ पे बी आपका क्या हो जाएगा, वो 8, यानी log ऑफ 64 आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये लॉग जो होता है बेटा, ये स्मॉल चेंज होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल एक ग्रेटर चेंज होता है वैसे लॉग हमारे पास एक स्मॉल चेंज होता है। यानी आप लॉग की वैल्यूज डबल करते जाएं, जिसका आपने लॉग फाइंड करना है तो उधर आपके पास एक एक का इंक्रीमेंट आ रहा होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब मैंने 8 का लॉग लिया तो मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आंसर 3 आया है। जब मैं 16 का लॉग लूंगा यानी इधर से वैल्यूज डबल किए मैंने, तो मेरे पास जो लॉग इसका आएगा वो 4 आएगा। अगर मैं इसको और डबल कर दूं यानी 32 कर दूं मैं इसको log ऑफ 32, तो बेटा मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो log इसका 5 आएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर log ऑफ 64 कर दूं तो मेरे पास आंसर यहाँ पे 6 आएगा। सॉरी, यहाँ पे हमने 8 नहीं लेना, यहाँ पे हमने 6 लेना है। 2 की पावर 6 करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर आप इन चेंजेस को ऑब्जर्व करें तो ये भी ग्रेट चेंज ही है कि यहाँ पे 32 हो गया और यहाँ पे सिर्फ 4, यानी इम्पैक्ट हाईली इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन ये लोअर फॉर्म में इम्पैक्ट कर रहा है, और जबकि ये जो एम स्क्वायर है ये आपके पास ग्रेटर फॉर्म में जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो ग्रोथ रेट ऑर्डर में हम क्या करते हैं बेटा, जो हाईली इम्पैक्ट स्टेटमेंट होती है हम उसको उठाते हैं। तो जैसे अगर ये वाली मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ से मैं इसको पिक करूंगा क्योंकि एन स्क्वायर का इम्पैक्ट ज़्यादा है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो लॉग एन का इम्पैक्ट है लेकिन वो लोअर फॉर्म में है। स्क्वायर रूट ऑफ एन का इम्पैक्ट है लेकिन लोअर फॉर्म में है, और यहाँ पे तो इम्पैक्ट है ही नहीं कोई एन का, तो इसको तो वैसे ही इग्नोर कर दूंगा मैं। एन स्क्वायर ये सबसे हायर इम्पैक्ट करेगा, यानी अगर आप यहाँ पे एन की वैल्यू इंक्रीजली सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो इसका आंसर सबसे ज़्यादा आता जाएगा आपके पास। तो आपने क्या करना है, आपने इस वाली टर्म को पिक कर लेना है और बाकी तमाम टर्म्स को आप सपोज नहीं करेंगे फर्दर। जब आप इस वाली टर्म को पिक करेंगे तो अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2n की पावर 2 बनेगी। अब आपने इसमें फर्दर ये करना बेटा कि आपने इस टर्म के साथ जो कांस्टेंट्स हैं आपने उनको भी इग्नोर कर देना है। जब आप कांस्टेंट्स को भी इग्नोर करेंगे तो आपके पास सिंपली जो टर्म बनेगी वो टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर बनेगी। तो आपका एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो था वो एक सिंगल टर्म में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये बेटा अब आपका ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एन, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन था एफ ऑफ एन,
और ये आपने इसका नीचे क्या फाइंड कर दिया, ये आपने इसका ग्रोथ रेट ऑर्डर फाइंड कर दिया। यानी फॉर दिस एफ ऑफ एन, अगर आप इसको एफ ऑफ एन सपोज करें तो इसका जो ग्रोथ रेट ऑर्डर है वो एन स्क्वायर की फॉर्म में है। यानी जो बेसिकली कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास वो स्क्वायर्ड फॉर्म में हो रहा है कि अगर आप एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास जो है, अगर आप इनपुट में एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो कॉस्ट में आपका डबल इंक्रीज आता जाएगा। तो इस तरह से बेटा हम ग्रोथ रेट ऑर्डर के जरिए हम जो है अपनी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। अब अगर मेरे पास दो फंक्शन होते हैं, लेट्स से एक का ग्रोथ रेट ऑर्डर जो है वो एन स्क्वायर होता है और दूसरे का ग्रोथ रेट ऑर्डर जो है वो टी ऑफ एन इज इक्वल टू लॉग एन होता, तो मैं कहता कि दोनों में से बेहतर कौन है या विच वन इज द बेस्ट, तो फिर डेफिनेटली मेरे पास ये जो जिसका ग्रोथ रेट लॉग ऑफ एन है वो बेहतर है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स इनपुट्स के बढ़ने से जो इंक्रीज आएगा वो बहुत ही स्मॉल इंक्रीज आएगा एज कंपैरिजन टू एन स्क्वायर के। अच्छा, अब एक एक क्वेश्चन ये है कि हमने कांस्टेंट को क्यों सपोज नहीं किया, क्या कांस्टेंट का इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होता? बेटा कांस्टेंट का इम्पैक्ट होता है, वो एक खास वैल्यूज तक होता है और उस खास वैल्यूज के बाद फिर कांस्टेंट जो है उनका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं बेटा, मैंने दो दो टर्म्स उठाई हैं, एक में जो कॉस्ट है वो 10n है, दूसरी में जो कॉस्ट है वो 2n स्क्वायर है। अब अगर आप इन दो टर्म्स को देखें तो इन दोनों टर्म्स के अंदर ये लेट्स से C1 था मेरे पास और ये C2 था, तो मैंने C1 और C2 को क्यों इग्नोर किया? मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि मेरे पास कांस्टेंट का इम्पैक्ट जो है वो नहीं होता ज़्यादा, वो एक हद तक होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो आपको कांस्टेंट का इम्पैक्ट एक हद तक तो मिलेगा, लेकिन उस हद के बाद आपको कांस्टेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 4 7 8 10 ऐसे सपोज करता जाऊं, यानी n की वैल्यू में इंक्रीज आता जाए, तो आप देखेंगे कि जब n की वैल्यू 1 होगी तो कांस्टेंट का इम्पैक्ट होगा और ड्यू टू दिस कांस्टेंट इम्पैक्ट आपके पास इस एल्गोरिथम की कॉस्ट जो है वो 10 आएगी और इस एल्गोरिथम की कॉस्ट जो है 2 आएगी। यानी अगर आप ग्रोथ रेट ऑर्डर को देखें तो ये वाला एल्गोरिथम हमारे पास वर्स्ट होना चाहिए, लेकिन चूंकि कांस्टेंट यहाँ पे बड़ा है इसलिए एक इनपुट देने से, यानी ऑन सिंगल इनपुट आपके पास ये वाला एल्गोरिदम जो है ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब आप अगर आप इनपुट को बढ़ाते जाएंगे तो बेटा जैसे जब आप n की वैल्यू 2 सपोज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 20 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास स्टिल बेटा 8 आएगा। अभी तक ये लग रहा है कि ये एल्गोरिदम बेहतर परफॉर्म कर रहा है, यानी यहाँ पे कंप्यूटेशन कॉस्ट 20 आ रही है, यहाँ पे कंप्यूटेशन कॉस्ट हमारे पास 8 आ रही है। इसी तरह अगर आप 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर क्या आ जाएगा बेटा 14, और अगर आप अब इसको देखेंगे कि 4 का स्क्वायर जो है हमारे पास वो 16 आता है, तो आंसर जो है आपके पास वो 32 आता है। स्टिल ये बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये बस यहीं तक ही बेस्ट सपोज करेगा। जब आप वैल्यू को बढ़ाएंगे, लेट से मैंने यहाँ पे वैल्यू को 4 से आगे 7 पे कर दिया है, तो बेटा आपके पास ये वाला जो एल्गोरिदम है इसकी कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 70, और अगर आप इस एल्गोरिथम को ऑब्जर्व करें तो 6 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है। 49 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आता है आई थिंक वो आता है 98। अब अगर आप देखें तो इस वाले की कॉस्ट कम आ गई है और इस वाले की कॉस्ट आपके पास ज़्यादा आ गई है, यानी अब ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है और ये एल्गोरिथम वर्स परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, इसके बाद आप एन की जो वैल्यू जितनी मर्जी बढ़ाते जाएंगे, अब इसकी कॉस्ट आपके पास हमेशा कम आएगी और इसकी कॉस्ट हमेशा आपके पास वर्स्ट आएगी। तो यानी आप कह सकते हैं कि n की वैल्यू 4 तक या n की वैल्यू 5 तक जो है इसने बेस्ट परफॉर्म किया है, लेकिन उस वैल्यूज के बाद अब कभी भी इसका कांस्टेंट जो है उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, हमेशा इस n स्क्वायर का इम्पैक्ट होगा और ये वर्स्ट बिहेव करेगा, ये बेस्ट बिहेव करेगा। अच्छा, वो वाली वैल्यूज जहाँ तक एक एल्गोरिथम जो है वो बेहतर परफॉर्म करता है, हम उस वैल्यूज को n नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं ये n नॉट है और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी ये लास्ट वो वैल्यू होती है जहाँ पे ड्यू टू कांस्टेंट एक एल्गोरिथम जो होता है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो कभी भी बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। तो हम कहते हैं कि वो वैल्यू जो है वो n नॉट है, और n नॉट के बाद आप n की जितनी भी वैल्यूज लेके आएंगे आपका हमेशा वही एल्गोरिथम जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा जिसका ग्रोथ रेट ऑर्डर जो है वो कम होगा। जिसका ग्रोथ रेट ऑर्डर जो है वो वर्स्ट होगा, वो ज़्यादा होगा, वो वर्स्ट ही बिहेव करेगा उस n नॉट के बाद आने वाली तमाम n वैल्यूज के ऊपर।
और ये n कहाँ तक जाता है बेटा, ये n जाता है, फिर हम इसको सपोज करते हैं कि ये इन्फिनिटी तक जाता है, ये इन्फिनाइट तक जाता है। अब ये ग्रेटरली चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अच्छा, जब हम ग्रोथ रेट ऑर्डर के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कॉस्ट को, तो हमारी कॉस्ट जो है बेटा वो हमेशा, मैं कुछ यहाँ पे टर्म्स लास्ट टाइम भी राइट की थी, अब अगेन राइट कर रहा हूँ, वो इनमें से कोई एक होगी। या तो वो 1 होगी, 1 से मुराद है कांस्टेंट। अगर एक एल्गोरिथम ऐसा है जिसकी इनपुट चेंज होने से कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, तो हम कहेंगे कि उसकी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है और हम उसको 1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर ये पॉसिबल है कि उस एल्गोरिथम की कॉस्ट जो है वो log n हो सकती है, मेरे पास कॉस्ट स्क्वायर रूट ऑफ n हो सकती है, कॉस्ट n हो सकती है, कॉस्ट n log n हो सकती है। ये पॉसिबल वैल्यूज जो है ये आएंगी हमेशा हमारे पास। इसी तरह मेरे पास n log n के बाद मेरे पास n स्क्वायर हो सकता है बेटा, n क्यूब हो सकता है मेरे पास। इसी तरह ये चलती जाएंगी n की पावर 4, 5, 6, फिर मेरे पास बेटा 2 की पावर n हो सकती है कॉस्ट। इसी तरह फिर मेरे पास 3 की पावर n, 4 की पावर n, और इसी तरह ये चलती जाएंगी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल n की पावर n तक चलती जाएंगी। ठीक है, इसी तरह फिर मेरे पास हो सकता है कॉस्ट एंड पिक्टोरियल भी आ जाए। तो जब भी आप ग्रोथ रेट ऑर्डर के साथ कॉस्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपकी कॉस्ट जो है वो या तो इनमें से कोई एक होगी या फिर इनके मल्टीप्लायर बन के कोई एक हो सकती है। यानी फॉर एग्जांपल ये पॉसिबल है कि n स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर हो सकती है, या पॉसिबल है n स्क्वायर लॉग n हो सकती है। तो आप जब भी कॉस्ट देखेंगे तो आपको फाइनल कॉस्ट जो है वो इनमें से की कोई एक जो है आपको मिल रही होगी जब आप उसको ग्रोथ रेट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मैं अब अपने सेकंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा एसिम्प्टोटिक म्यूटेशंस का था। अच्छा बेटा, दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी न किसी नोटेशंस का सहारा लिया जाता है। जैसे अगर आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके लिए मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। अगर आप मैथ्स की बात करते हैं तो किलोग्राम्स, ग्राम्स, और इसी तरह अगर आप और किसी यूनिट की बात करें, जैसे आप लिक्विड्स की बात करें तो लीटर्स एंड मिली लीटर्स हैं। वैसे ही कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी हमारे जो एल्गोरिथम की कॉस्ट है, जो उनका ग्रोथ रेट है, हम उनको बाउंड करते हैं, हम उनका बाउंड फाइंड करते हैं। यानी हम उनकी उनकी एक डोमेन फाइंड करते हैं कि ये किस हद तक ग्रो कर सकते हैं, ये कहाँ तक ग्रो करेंगे, इनका बेस्ट ग्रोथ क्या होगी, इनकी वर्स्ट ग्रोथ क्या होगी। और उसके लिए फिर हम बेटा हमारे पास 5 तरह की नोटेशंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ आपके साथ पहले। अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जिनको यूज़ करके जो कि हेल्प आउट करती हैं हमें एसिम्प्टोटिक नोटेशन के, इन चीज़ों को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन करेंगे, हम किसी भी एल्गोरिथम के ग्रोथ रेट को बाउंड कर सकते हैं। नॉर्मली हमारी जो ग्रोथ रेट होगी वो लीनियर फॉर्म में होगी, जैसे n की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगी जैसे n स्क्वायर की फॉर्म में, पोलिनोमियल हो सकती है, एक्सपोनेंशियल हो सकती है। ये मैंने कुछ बातें आपको भी बताई हैं कि आप जो है वो कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करेंगे, और अगर स्मॉल इनपुट्स हैं यानी लो इफेक्ट वाली टर्म्स हैं तो आप उनको भी इग्नोर करेंगे। नॉर्मली ये होता है कि हम अपने हर एल्गोरिदम का अपर बाउंड और लोअर बाउंड हम इसके ऊपर जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है वो फाइंड करते हैं। यानी उसकी वो अपर बाउंड से मुराद है कि हम उसके लिए बिग ओ, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, और लोअर बाउंड से मुराद है कि हम उसका ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड नोटेशन हमारे पास जो है वो थीटा नोटेशन है। तो बेटा ये हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं जिनको यूज़ करके हम अपने एल्गोरिदम का जो है वो बाउंड फाइंड कर सकते हैं। हम जब भी आप कॉस्ट देखेंगे तो आप उनके साथ इन नॉर्मली तो 5 नोटेशंस हैं, लेकिन जो कॉमन यूज़ की जाती हैं वो इन 3 नोटेशंस को यूज़ किया जाता है। यानी या तो आप थीटा लगा हुआ देखेंगे कॉस्ट के साथ, या फिर बिग ओ, या फिर ओमेगा। अच्छा, जब भी आप थीटा, ओमेगा या बिग ओ देखेंगे ना, तो ये हमेशा एक टर्म्स के साथ अटैच होगा, ये इक्वेशन के साथ अटैच नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4
और इसके ऊपर आप थीटा लगा दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा एक टर्म के ऊपर आपको थीटा मिलेगा। या फिर आप बिग ओ को ऑब्जर्व करेंगे या फिर आपको बिग ओमेगा मिलेगा। आप इन फ्यूचर आप इनको अगेन एंड अगेन स्टडी करेंगे, जब भी आप कॉस्ट स्टडी करेंगे तो आपको ये तीन फैक्टर हमेशा मिलेंगे। स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा को बहुत कम यूज किया जाता है या आप इनका इस्तेमाल ना होने के बराबर देखेंगे। अच्छा, अब बेटा वैसे तो इन तीनों को इक्वली यूज किया जाता है, बट अगर कोई मुझसे पूछे कि इनमें सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो यूजफुल है बेटा वो थीटा है। क्योंकि थीटा जो है बेटा हमेशा ये एग्जैक्ट बाउंड बताता है, ये हमेशा एग्जैक्ट कॉस्ट बता रहा होता है। जो बिग गो है इसको हम अपर बाउंड भी कहते हैं या ऑर्डर एट मोस्ट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ग्रोथ रेट हमें ये बताएगा वो एग्जैक्ट नहीं होगी, या तो वो वही होगी या फिर उससे कहीं आगे भी एग्जिस्ट कर सकती है। इसी तरह ओमेगा जो होता है ये ऑर्डर एट लीस्ट बताता है कि कॉस्ट या तो उसी पॉइंट के ऊपर है या उससे कहीं बिलो एग्जिस्ट करती है, इससे आगे कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा क्या है? स्मॉल ओ जो है वो बिग गो की किस्म है। यानी फॉर एग्जांपल लेट से मेरे पास, मैं वापस अगर आपको इधर ही एनोटेट करके बताऊं, लेट से मेरे पास ये कॉस्ट है मेरे पास। जब मैं कहूंगा कि नहीं थीटा कॉस्ट है, तो इसका मतलब है कि लेट से मैंने बताया कि ये कॉस्ट है मेरे पास और ये थीटा है, ये सारी कॉस्ट है, ये इंक्रीज, ये कॉस्ट ऐसे इंक्रीज हो रही है आगे जब जैसे जैसे हम जाते हैं, और ये ऐसे यहाँ पे पीछे आते जाए तो ये डिक्रीज हो रही है। आप सपोज करें ये कांस्टेंट है, ये फिर n है, ये फिर log n है अगला, लाइक ये कांस्टेंट है, लेट्स से ये log in है, ये मेरे पास n है, ये n स्क्वायर है, ये n क्यूब है, और ये अब जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ये कॉस्ट आपकी बढ़ती जा रही है। जब मैं कहूँगा ना ये थीटा, मैंने थीटा फाइंड किया और थीटा मुझे बता रहा है कि जो कॉस्ट है वो n क्यूब है, इसका मतलब है कि मैंने एग्जैक्टली कॉस्ट फाइंड कर लिया है। ना तो कॉस्ट अब इससे कहीं ज़्यादा है ना कॉस्ट इससे कहीं कम होगी, यही कॉस्ट है, फाइनल कॉस्ट यही है। जब मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो कॉस्ट है वो थीटा नहीं है बल्कि वो बिग ओ ऑफ एन क्यूब है, यानी मैंने जो नोटेशन यूज की है वो बिग ओ है। अब बेटा दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कॉस्ट यही है या फिर इससे आगे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, इसके पीछे कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, यानी इंक्लूडिंग दिस वन एंड आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो वहां पे भी इसकी एग्जिस्टेंस पाई जा सकती है। जब मैं ओमेगा यूज करता हूं तो ओमेगा का क्या मतलब है, या तो कॉस्ट यही है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसी यहाँ पे ना तो थीटा यूज किया हुआ है ना मैंने बिग को यूज किया, मैंने यहाँ पे यूज किया ओमेगा ऑफ एन क्यूब। इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑर्डर एट लीस्ट है या ये लोअर बाउंड है। दैट्स मीन या तो कॉस्ट एग्जैक्टली यही है या फिर कहीं पीछे एग्जिस्ट करती है, इससे आगे कहीं पे भी कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, जब मैं बेटा स्मॉल ओ यूज करूंगा ना, तो स्मॉल ओ में फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि बिग ओ ऑफ एन क्यूब नहीं है बल्कि स्मॉल ओ ऑफ एन क्यूब है। तो स्मॉल ओ ऑफ एन क्यूब का क्या मतलब है कि कॉस्ट एन क्यूब भी नहीं है, कॉस्ट एन क्यूब से आगे आगे कहीं पे है। ठीक हो गया, यानी देखें टाइट अपर बाउंड, यानी आप बता रहे हैं कि ये भी नहीं है, इससे कहीं आगे आगे एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन वो क्या एग्जिस्ट करती है वो नहीं पता। इसी तरह जब आप कहते हैं ना टाइट लोअर बाउंड, तो जब मैंने फॉर एग्जांपल इसको मैंने एन क्यूब को मैंने स्मॉल ओमेगा ऑफ एन क्यूब से रिप्रेजेंट किया है, तो दैट मीन कि या तो कॉस्ट मेरे पास बेटा अब कॉस्ट ये नहीं हो सकती, एन क्यूब कभी नहीं होगी, ये हमेशा एन क्यूब से कहीं ना कहीं पीछे एग्जिस्ट करती है। इसलिए हम कहते हैं जो थीटा है बेटा ये सबसे ज्यादा यूजफुल नोटेशन है, यानी जब आप थीटा यूज कर रहे हैं तो दैट मीन कि अब आप बिल्कुल श्योर हैं कि यही हमारी कॉस्ट है, ना कहीं इससे आगे एग्जिस्ट करती है ना कहीं से पीछे एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम क्यों ना हर वक्त थीटा ही यूज करें, हम बिग और ओमेगा को क्यों यूज करते हैं जब हमें थीटा जो है वो एग्जैक्टली कॉस्ट बताती है। बेटा हमें हर दफा एग्जैक्टली नहीं पता होता और ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नोटेशंस आपके सामने यूज किए हैं। जैसे कि मैंने ये नोटेशंस यूज किए हैं, हर दफा ऐसा नहीं होगा कि कॉस्ट आपको एग्जैक्टली यहाँ पे मिलेगी, जैसा कि हो सकता है कि सम टाइम इनके मल्टीप्लाई में हो और हो सकता है कि सम टाइम इनके दरमियान में कहीं एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आप उसको एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको एग्जैक्टली गेस नहीं कर पा रहे हैं। फिर उस केस में जब आपको एग्जैक्टली कॉस्ट पता नहीं होगी तो फिर या तो आप उसको बिग ओ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे या फिर बिग ओमेगा के साथ।
अच्छा, फिर बिग ओ और फिर बिग ओमेगा में बेहतर क्या है बेटा? फिर बिग ओ और बिग ओमेगा में जो बेहतर है वो बिग ओ होता है। यानी आप हमेशा वर्स्ट कॉस्ट बताते हैं, आप अपर बाउंड बताते हैं कि कॉस्ट इससे कहीं आगे-आगे होगी, इससे पीछे एग्ज़िस्ट नहीं करती है। अच्छा बेटा, सेशन आउट हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, 40 मिनट का सेशन था हमारा। तो आप इसको दोबारा से जॉइन कर लीजिएगा, मैं इसको एंड कर रहा हूँ, फिर हम दोबारा यहीं से स्टार्ट करते हैं।